अस्सलाम वालेकुम। कल जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो उसमें न्यूज़ अपडेट ये था कि मोहसिन नकवी साहब काफ़ी दिन ईरान में गुजारने के बाद और ईरानियन लीडरशिप के साथ रब्ता और फिर यहाँ वहाँ पिंडी की तरफ पैगाम रसानी पिंडी से वाशिंगटन तक मैसेजेस जो नई प्रपोज़ल थी, फिर जवाबी पैगाम, फिर वो तेहरान, और 4-5 दिन गुजारने के बाद कल वापस आए थे। और आज जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो आज का अपडेट ये है कि वो दोबारा तेहरान चले गए और जो पासदारान इंकलाब है उनसे और पोलिटिकल लीडरशिप से भी उनकी मुलाकातें होंगी। प्रपोज़ल्स एक्सचेंज हो रही हैं, जो एक अच्छी बात है। जो लोग राब्ता साजी में बड़े सीनियर लेवल पे इंगेज हैं तो उनसे मैंने पूछा कि अभी कहाँ हम स्टैंड करते हैं, तो कोई वाजे हाँ या ना वाला जवाब तो नहीं था, लेकिन जो लफ्ज़ थे मैं उनको एज़ इट इज़ कोट एंड कोट कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ जाएँ। तो ये मुझे अच्छी बात ये लगी कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड तो है, हमें सबको भी पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि मामलात बेहतरी की जानिब आगे चल पड़े ताकि दोबारा जंग का ख़तरा ना हो। चाइना और रूस की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ने, पुतिन ने और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी, दोनों ने ये बात बोली है कि जंग इस मसले का हल नहीं है, जंग दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए, बल्कि बातचीत से मसले का हल निकलना चाहिए। अभी रॉयटर्स की ये खबर है कि ईरान ने हॉर्मोज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ उनकी जो आइलैंड्स हैं वहाँ से किस जहाज़ ने गुज़रना है और किसने नहीं गुज़रना, उसका एक उन्होंने बाकायदा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लिया। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनका इंटरेक्शन है उसकी रोशनी में कुछ लोग तो उनको पैसे दे रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो पाकिस्तान फ्लैग वाले जहाज़ को वो गुज़रने देते हैं। इसी तरीके से बाकी मुल्कों के साथ उन्होंने कंट्री टू कंट्री, केस टू केस, अलग-अलग तरीके से वो उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं। ट्रंप साहब अभी जंग से टल गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुआहदा नहीं होता तो वो हो सकता है कि 3-4 रोज़ के लिए दोबारा स्ट्राइक्स करें, काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ जाएं और फिर ईरान को मजबूर करें। वो एक बहुत बड़ा जुआ है। जुआ इसलिए कि ईरान एक तो कहता ही है कि मैं जवाबी तौर पर पहले से ज़्यादा ताकत से जवाब दूंगा, और वो ताकत से जवाब देंगे कि जो इनकी रीजनल बेसिस हैं, जो ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर है, उनको वो हिट करेंगे। लेकिन इस दफ़ा उनकी धमकी ये है कि हम बियॉन्ड दिस रीजन भी अटैक करेंगे। तो आम तौर पर वो अमेरिकन बेसिस या अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करने को प्रेफर करेंगे, लेकिन उसके अंदर फिर उनके बहुत सारे हमसाया ममालिक जो हैं वो हिट होना शुरू हो जाएंगे। ये शायद गल्फ़ में कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा, इसलिए जो बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने कोशिश की कि ट्रंप को समझाएं। सऊदी अरब ने खुद कहा, कतर ने कहा, यूएई ने कहा कि नहीं अभी हमले को रोक दें। ट्रंप के लिए भी उसमें एक कैच है, अगर दोबारा हमले के बावजूद ईरान जो है सर्वाइव कर जाता है, ईरान का टेस्ट एक ही है कि उसने सर्वाइव करना है। अगर वो दोबारा सर्वाइव कर जाता है तो फिर ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप के पास ऑप्शंस पहले ही बहुत लिमिटेड हैं। जितनी बमबारी वो कर सकते थे कर लिया, अब तो सिविलियन टारगेट्स को ही हिट कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे तो जवाब में ईरान जो है रीजनल कंट्रीज़ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेगा। ये एक लिखी पड़ी बात है। इसमें अगर कोई बगैर इस अजम्पशन के आगे बढ़ेगा तो बहुत बड़े नुकसान और खसारे का सौदा करेगा। तो उसके बाद यूरोप और अमेरिका की इकॉनमीज़ कहाँ स्टैंड करेंगी और चाइना और रूस का रद्दमल क्या होगा, ख़ास तौर पर चाइना का, क्योंकि चाइना इस मामले में एनर्जी इंपोर्टर है। वो रूस से भी एनर्जी इंपोर्ट करता है, ईरान से भी करता है, वेनेजुएला से भी करता था, जिसके ऊपर अब अमेरिकियों का कंट्रोल है। तो ये कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि आसानी के साथ अमेरिका दोबारा अटैक भी नहीं कर सकता, और ईरान ये कहे कि हम शेर हो गए हैं, जाओ क्या कर लोगे, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो नेवल ब्लॉकेड है वो ईरानियन इकॉनमी को चोक कर रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि ईरान इस गिवन सिचुएशन में, जहाँ ज़ाहिर ये ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गई हैं ट्रंप के पास और वो एग्रीमेंट करना चाहता है, डील करना चाहता है, तो ईरान को बेस्ट पॉसिबल डील लेते हुए सैंक्शंस ख़त्म करवाएं, अपने फ्रोज़न एसेट्स को रिलीज़ करवाएं और इस मामले से निकल जाएं। न्यूक्लियर के ऊपर ईरान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने वो जो एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक्स हैं वो देने पड़ेंगे रूस को या किसी और मुल्क को या चीन को, जिसके साथ भी उनका ट्रस्ट का फैक्टर होगा। सिविल यूज़ के ऊपर उनका राइट है, उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए कि सिविलियन यूज़ के लिए 3.67% वाली जो क्लॉज ओमान में भी जिस पे इतफाक़ राय हुआ था उसी के ऊपर दोबारा इतफाक़ राय करें, और दोनों फ्रीकैन जो है एक एक कदम पीछे हट के माहदे के ऊपर साइन करें, हॉर्मोज़ खोलें और दुनिया को नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ने दें। ये तो एक दुनिया का इस वक्त सिचुएशन है जो पूरी दुनिया देख रही है कि क्या बनेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक पोलिटिकल सिचुएशन अराइज़ हुई है दोबारा इमरान खान की हेल्थ कंडीशन को सामने रखते हुए। पीटीआई ने दोबारा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने दिया गया, बल्कि उनको रुकावट डाली गई। आम तौर पर सियासत में अगर कोई सियासी जमात पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहती है तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसकी राह में रुकावट नहीं डाली जाती। लेकिन पाकिस्तान में एक 9 मई ऐसा वाक़या है जिसका
जो मोहर है वो पीटीआई के ऊपर अब लगी हुई है, वो जब तक धुल नहीं जाती तो पीटीआई के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। फिर 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो किया जिसने भी, वो भी एक पाकिस्तान की तारीख का, सियासी तारीख का अफसोसनाक तरीन वाक़या है, तो उसका रिपीट भी कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। कल जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसमें वो जान नहीं थी जो 9 मई वाली थी, या जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा कभी उसका एक्शन रिप्ले हो। लेकिन क्या पीटीआई को ये हक हासिल है कि वो इमरान खान से मिल लें? क्या इमरान खान को ये हक हासिल है या बुशरा बीबी को ये हक हासिल है कि उनको डॉक्टर्स को कंसल्ट करने दिया जाए, उनकी फैमिली से मिलने दिया जाए, या उनको ये हक हासिल नहीं है? ये कुछ बुनियादी सवालात हैं जो प्रोग्राम में हमारे साथ छूट गए। उनसे सेनेटर आबिद शेर अली साहब हैं हमारे साथ, सीनियर रहनुमा है PMLN से, वेरी वार्म वेलकम सर। सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हुमायूं साहब आपको भी खुशामदीद। आबिद साहब, जो पीटीआई के एहतजाज से सवाल शुरू करेंगे। अगर पीटीआई एहतजाज करती करती अगर पिंडी की सड़कों पे आ भी जाती है, अब तो कोई अमेरिका वाली या ईरान वाली टॉक्स भी नहीं थी, ऐसी सिचुएशन नहीं थी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एहतजाज करते चले जाते। देखिए जी, मलिक साहब, जहाँ से पहले इमरान खान साहब की सेहत का मामलात हैं और उनकी वाइफ के सेहत के मामलात हैं, उसमें कोई दो रानी के हुकूमत और जो मुतलका अहकाम है जेल के अंदर, उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी उनको रिक्वायर्ड है, और वो हॉस्पिटल भी आए और उनकी सेहत भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा सच कोई इशू नहीं है। आप तस्दीक कर रहे हैं जी? आप तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक ठाक है? मैं आपको लिख के दे देता। तो फिर उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिला जाए? देखें, जो भी एक क्राइटेरिया है लीगल, उसके तहत बिल्कुल कोई लीगल क्राइटेरिया क्या रोकता है फैमिली को मिलने से या वकील से मिलने? वीक में एक मरतबा मुलाकात होती है। किस वीक में मुलाकात हुई थी? पिछले एक महीने? ये जेल काम आपको बता सकते हैं कि कौन उनकी फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। मेरे ख्याल है पिछले 3 महीनों से सिर्फ एक वकील का विजिट हुआ था अदालत के हुक्म से। हमने भी जेलें काटी हुई हैं। मेरे वालिद साहब से हमारी भी वीकेंड पे वो एक कमरे में वो मुलाकात करवा दिया करते थे, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी। और वीकेंड पे एक मुलाकात आपकी हो जाती? एक वो भी 3-4 एजेंसीज की मौजूदगी में होती थी, तन्हाई में कभी भी नहीं मुलाकात करने दी उन्होंने। कोई अच्छा काम वो भी नहीं था, लेकिन वीक में एक दफ़ा आपकी हो जाती थी। होती है, ये एक तरीकाकार है। बड़े मियाँ साहब की भी हो जाती थी, जो वो भी देखें, शहबाज साहब हमें भी जो मुलाकातें होती थी मलिक साहब, हमें अदालत से वो अप्रूवल आती थी, अदालत ही के ज़रिए वो जाती थी जेल में, जिसमें जो भी एहलकार उनकी फैमिली के कुछ लोग जाते थे, लेकिन थ्रू अदालत उनको की आती थी इजाज़तनामा। उस तरह हुकूमत की तरफ से ये इजाज़त नहीं होती थी, ये अदालत से हमें इजाज़त लेनी पड़ती थी। अदालत की इजाज़त से फिर उसको। सर अभी साहब एक सवाल है कि अगर इमरान खान से उसके फैमिली के लोग जाके मिल लें, या हुमायूं साहब बैठे हुए हैं, या उनके पार्टी के कुछ और सीनियर लोग जाके मिल लें, मियां नवाज शरीफ से सारे मिलते थे, मेरे पास फुटेजेस पड़ी होंगी उनकी जाने आने की, मैंने तो उससे तबाही क्या हो जाएगी? मैं अभी तक नहीं समझा कि उससे क्या तबाही होगी। मैंने तो इनको नहीं कभी रोका कि जाके ना मिलना चाहिए। रोकता कौन है? अगर आपने कोई भी नहीं रोकता है, अदालत अगर इजाज़त देती है तो 100 बिस्मिल्लाह जाए। हुमायूं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। आपने ऐसा सवाल पूछ लिया आबिद साहब से कि ये बेचारे समझ नहीं आ रही थी कि ये डिफेंड कैसे करें और कैसे ये करें। देखिए इन्होंने पॉलिटिकल आदमी हूँ, वर्कर, देखिए ना, वर्कर आदमी है, तो थोड़ा सा ज़रा हौसला करके कहें कि जी, जब मुशर्रफ का दौर डिक्टेटरशिप था उस वक्त भी मुझको मेरे वालिद साहब से इजाज़त मिल जाती थी हफ्ते में एक दिन। आज उस डिक्टेटरशिप से ज्यादा गंदा माहौल है, क्योंकि आज किसी को इजाजत नहीं मिलती। 1.5 साल हो गया किसी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर को इजाजत नहीं मिली। 2-3 हफ्ते पहले मैं वहां पे गया हुआ था। अब फिर इन्होंने कहा हमें हुकूमत नहीं देती थी, कोर्ट देती थी। वो हुकूमत कोर्ट की बात मान लेती थी। ये इतनी फजूल हुकूमत है, ये कोर्ट की बात भी नहीं मानती, कोर्ट की बात भी नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, हाय मेरा कोर्ट से ऑर्डर गए हुए हैं, नहीं इजाजत मिली। उनके फैमिली वालों को कोर्ट से इजाजत दें। डू यू अंडरस्टैंड कि हम आज मुशर्रफ के एरा से ज्यादा गंदे एरा में हैं? डू यू अंडरस्टैंड हम ज़ियाउल हक के एरा से ज्यादा गंदे एरा में हैं? यह बताता है कि आज की हुकूमत कितनी नीचे गिर गई है अपनी पॉलिटिकल राइवलरी में। वजह, दे आर नॉन इलेक्टेड पीपल। वो जो हुकूमतें थी ना,
आपके ख्याल में अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती क्या हो है जाएगा? लोगों की या पार्टी लोगों क्या हो की, तो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो क्या हो रुकावट की जाएगा? फिर क्या वजह? क्या हो कोई जाएगा? रीजन होती है ना कि रुकावट इसलिए है कि भाई ये मीडिया डर की हो जाएगा। है, क्या सिर्फ डर? डर है, खौफ है। मैं क्या? एक बात बताता हूँ, होता क्या है, वो गब्बर आ जाएगा, सो जाओ, गब्बर आ जाएगा, एक दूसरे को डराते रहते हैं। इमरान खान आ जाएगा, पीपल्स पार्टी वाले इनको डराते हैं कि अगर तुम लोगों ने ना किया इमरान खान आ जाएगा। ये लोग पीपल्स पार्टी को डराते रहते हैं कि नहीं किया तो भी इमरान खान आ जाएगा। हर एक दूसरे को डराते रहते हैं कि इमरान खान आ जाएगा। आप इमरान खान को गब्बर से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान को, गब्बर करैक्टर कितना इमरान बुरा था खान ये देखें, पता है? नहीं, इन्होंने खुद एक खौफ है लोगों के दिलों में, एक ऐसा खौफ अल्लाह ताला ने इनके दिलों में डाला हुआ है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल है, आप मेरे सवाल के साथ ही जवाब दे दीजिएगा। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि आप पीटीआई की सियासत को ज़िंदा रखने में रोल अदा करते हैं। अगर आप इमरान खान से मुलाकातों में रुकावट ना डालते तो पीटीआई का जो तंजीमी ढांचा है, जो कुछ इनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है 2-3 साल में, बहुत कमज़ोर हो गया हुआ है। आप अगर रुकावट ना डालें तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जितनी आपकी रुकावट से ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। अदब से ये माशाल्लाह वकला बहुत इनके जमात में इलेक्टेड है, और ये जिस तरह 2000 में आए, 2018 में आए थे, फिर मैं उस बहस में जाऊंगा डॉक्टर साहब, वो फिर और तरफ बहस चला जाएगी। मैं इधर ही आपको पकड़ के रखता हूँ। आपके वकील है तो वो वकला अदालत में जाते पढ़े लिखे आदमी, आप वो कभी आपने इजाजतनामा मलिक साहब के पास लाया ना सुप्रीम कोर्ट में, किधर है, एक सेकंड में आप कंटेम्प्ट में ले जाएं, सुप्रीटेंडेंट जेल को क्यों नहीं लेकर जाते आप ये सारा टोपी ड्रामा करते हैं अदालत, ये जेल के सामने बैठ के। हमें भी पता है, हमने खुद डिक्लेयर किया 3-4 दिन पहले रात को वो लेकर आए इमरान खान साहब को इधर, तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, जो उनसे मिले, जिन्होंने, वो मेरे भी दोस्त हैं। और मेरी ये आप ये अब टोपी ड्रामा कर रहे हैं जी, ये ऐसे आप अदालत में जाएं, क्यों नहीं जाते? हम जाते थे। अगर आपको अदालत के कहने पे इजाजत नहीं मिली तो कंटेम्प्ट में चले जाए, वकील है, आपने कौन से पैसे देकर जाना है? आपके सारे वकील मुफ्तखोरे आपने बिठाए हुए हैं माजरत के साथ। वो आप इतने थे, सलमान अकरम राजा साहब है, और भी हैं, क्यों नहीं आप कंटेम्प्ट में चले जाते? आप ही नहीं चाहते। राजा साहब मियां साहब के वकील थे, वो मुफ्तखोर हमारे भी वकील ही थे मियां साहब के वकील। मैंने आपको कहा उनके तो वकील हैं, उनके सेनेटर हैं, उनके एमएनए हैं, उनके ये 50। आपने राजा साहब को मुफ्तखोरा कहना, तो राजा साहब बड़े मियां साहब के वकील थे। वो ये कामा पनामा वाला जो भी केस था उसमें दिए उन्होंने, ये इनके तो एमएनए हैं। कितने पैसे दिए थे भाई जितने भी उन्होंने दिए, इनके तो एमएनए हैं, जाए अदालतों में। राजा मैंने नहीं है ना, और क्यों नहीं है जी? इनके कितने परसेंट जो अभी बैरिस्टर गौर साहब क्या है, वो वकील है, फिर बैरिस्टर कभी गए हैं वो कंटेम्प्ट लेके के जी सुप्रीटेंडेंट जेल मिलने नहीं देता? ऐसी टोपी ड्रामा करते हैं आके बैठ गए। हाँ, उनकी सेहत के बारे में बात है, वो आपको बता दिया कि अल्लाह ताला सेहत दे, अब तो किसी दुश्मन के भी खिलाफ नहीं है। आप साहब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला आपको भी देखिए इस तरह सच बोलने की, आपने अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई डॉक्टर साहब, माजरत के साहब, अभी आप अपनी बारी पे जरूर मेरी क्लास लीजिएगा। आप से नालायक हुकूमत क्या हो सकती है कि आपने पूरी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, आपने अपने दुश्मनों पर केस डाले। आपसे कमजोर हुकूमत क्या हो सकती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दरवाजा तोड़कर कराची में जाते हैं? आपसे कमजोर हुकूमत क्या हो सकती थी कि मरियम नवाज को आप नवाज शरीफ के सामने अडियाला जेल के अंदर हथकड़ी लगाते हैं? आपसे कमजोर हुकूमत क्या हो सकती है कि राणा सनाउल्लाह की बीवी तले करती थी? मेरे 100 इख्तलाफात हो सकते, उसकी बीवी रोती होती थी, आप उसके साथ मुलाकात करने की इजाजत नहीं देते थे। ख्वाजा आसिफ साहब की एहलिया को आपने जिस तरीके से आप ट्रीट करते थे, फरियाद तारकुल को आपने जिस तरह, आप अपने माजी में कभी आपको आपके जमीन ने आपको झंझोड़ा नहीं है कि आप क्या करते रहे? आप खुदा के लिए इस तरह की बातें ना किए, क्योंकि इसकी बुनियाद आप लोगों ने रखी। मैं वर्कर आदमी हूं, सियासी आदमी हूं, मैं सियासी आदमियों पर टॉर्चर या इस तरह की चीजों के हक में कभी भी दलाइल नहीं दूंगा, लेकिन ये आपने चीजें इसकी बुनियाद रखी है। डॉक्टर साहब, आप कमजरफी की दौड़ में सबसे आगे थे। आपने नहीं, इमरान खान जब तकरीर करते थे क्या कहते थे? मैं नवाज शरीफ का तो एसी मैं उतरवाता हूं। इसमें आप अपने रवैये देखें, आप अपने गिरबान पे झांक के देखें कि आपने ऑपोजिशन को दीवार करके आपने
आपने उनको दीवारों के अंदर चुनवा के रख दिया, एहसन इकबाल को अंदर कर दिया, खान अब्बासी साहब को। आपने किसको छोड़ा? हमने कोई 9 मई का वाकया किया था? शाहिद खान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, इन्होंने 9 मई का वाकया किया था। जवेद लतीफ साहब को, हनीफ अब्बासी को रात के आप अंधेरे में हथकड़ियां। हुमायूं साहब जवाब दीजिए। अच्छा, पता है क्या, आवाज ऊंची करने से आर्ग्यूमेंट में जोर नहीं आता। जो इन्होंने मनफी मिसालें दी, मिसालें तो आपके दौर की सही हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ, एक मिनट। ये जो सारा जो ऑपोजिशन के साथ जो बदसलूकी है ना, ये अनफॉर्चुनेटली जो कमजरफी की इंतहा की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने स्टार्ट की थी, और आज से नहीं स्टार्ट की थी, ये 1980 से स्टार्ट की थी। आपने तकलीद क्यों की? राना सौला पे 15 किलो हीरोइन का पर्चा डाला था ना आपने। सुन ले, जो चीज़ गलत हुई थी मैं उसको डिफेंड करते हुए किसी गलत चीज़ को ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उससे भी ज़्यादा कमज़र्फ हो जाऊँगा। तो आज अगर हम समझते हैं कि लोगों से वोट लेने के लिए आप उनकी बेटियों को, उनकी बहनों के बारे में कहो कि मैं इनको उठवा लूँगा, उनको उठवा लूँगा वरना वोट दे दो, इससे ज़्यादा कमज़र्फ कौन हो सकता है? जब मैं आपके ऊपर या किसी शख्स के ऊपर इद्दत का केस करूंगा, इससे ज्यादा कमजरफी का कोई केस था। इससे ज्यादा कमजरफी का कोई केस था। ठीक है, अब जो हुकूमत इतनी गिर सकती है, इतनी कमजरफ हो सकती है, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक वर्कर से, मैं उतना बड़ा वर्कर नहीं हूं जितने ये हैं, ये तो अपने फैमिली के लिहाज से दूसरी पोस्ट या तीसरी पोस्ट है, मैं तो पहला बंदा हूं, मैं तो प्रोफेशनल बंदा हूं जिसको इमरान खान ने पॉलिटिसाइज किया कि यार तुम लोगों जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं की, सिर्फ 18-19 साल की। अच्छी और बुरी बात की अगर तमीज मौजूद है तो आपको एटलीस्ट ये तो कोशिश करनी चाहिए कि बुरी बातों को फॉलो करने से गुरेज करें। सुन ले, देखें, राय आमा हम बात करें कि बुरे काम ना करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक वर्कर से कि वो अपनी पार्टी के सामने खड़ा हो। और क्या आप लोग कर रहे हैं? ये कहते हैं ना कि होना चाहिए। थे राना सौला पे 15 किलो हीरोइन डली थी, गलत था। आप खड़े हुए थे सर, मैं एक बात बताऊं, आप खड़े हुए थे? उस वक्त भी मैंने कहा था ये गलत है, मैंने उस वक्त भी कहा था ये गलत है, लेकिन एक बात याद रखें, अब आप बहुत बड़े सहाफी हैं, मुझे एक बात बताएं, जो एंटी नारकोटिक फोर्स है, मैं एज अ मिनिस्टर, ये भी मिनिस्टर रहे हैं, ये मौके पे बाद में जाते हैं, इनको बुलाया जाता है कि सर जी ये एक वाकया हुआ है, आ जाओ। अब उसके बाद इनको फुटेज दिखाई जाती है, फिर एज अ मिनिस्टर पहले मैं एज अ एंटी नारकोटिक फोर्स का जो हेड है, मैं एक तकरीर करता हूं, उसमें वीडियो चलाता हूं, फिर ये एज अ मिनिस्टर मुझे बैक करते हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन को बैक कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बात इसलिए लूंगा कि ही इज द हेड, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद हिम, आई एग्री विद दैट, लेकिन जो हुआ था वो गलत हुआ था। सर अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केस पे आ जाए, यहाँ तो डीजीएनएफ है, मरियम नवाज उनके साथ क्या किया गया? मरियम नवाज को जिन लोगों ने पकड़ा था उसका ताल्लुक ना तो वो पंजाब में हमारी हुकूमत थी और हमने पंजाब की पुलिस को कहा, ना केपी की पुलिस की थी, ये सिंध की पुलिस थी और उनके साथ रेंजर्स थे, उनमें से किसी का ताल्लुक, और उनके ऊपर जो केसेस थे वो पुराने केसेस चले आ रहे थे, नए कोई नहीं थे, उसकी बेसिस पता। लेकिन जो हुआ वो गलत तरीके से, लेकिन तालपुर को ईद से पहले जब पकड़ के गिरफ्तारी डाली गई थी रात के वक्त, वो किसके कहने पे किया गया? देखिए, गलत हुआ, जो चीजें गलत हुई है मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। आप तो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं ना कि आपका कसूर ही कोई नहीं है। सर नहीं सर, हमारा कसूर होगा, हम गलती से मबरा नहीं है, हमारा भी कसूर है, लेकिन क्या हम इतने गिर जाएंगे? कभी नहीं। आप अगर मैं एक बात चीजों को आप दोनों कह रहे हैं कि ये गिरी हुई चीजें, आप ये कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं ना कि बहुत गिरी हुई चीजें, फजूल चीजें। सर मैं एक बात, तो आप इन चीजों पर अमल करते हुए तौबा क्यों नहीं कर रहे थे? दोनों बैठ के आपस में बात कर। नदीम साहब, मैं आपके तवज्जुह से आबिर शेर अली साहब को एक चीज बता देता हूँ, कम से कम 8 से 10 कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स हम जमा करा चुके हैं। ये सारी चीजें, एक मिनट मैं बता रहा हूं कि वो है। नंबर 3, मैं इनके तवज्जुह से ये कहता हूं, मैंने अपना नाम दिया था, हम 4-5 मैं नाम बताता हूं, आप 4-5, और ये ऐसे लोग हैं कि जो कि बाहर आके कोई ऐसा गलत बयान, कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, हमें आप जाके मिलने दें। मैं एज अ डॉक्टर, उनका पर्सनल डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, आप मुझे दें, मैं जाके उनसे पूछूं, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन पूछूं। पहले एक जवाब दे दूं, मैं अपने भाई हैं, एहतराम भी है इनका, मेरे कुलीग भी हैं सेनेट में, डॉक्टर साहब से ज़रा बड़ी अदब से पूछना चाहूँगा, अदलिया का हुलिया किसने बिगाड़ा? आपने। एजाजुल एहसन साहब लेकर आए, जो मॉनिटरिंग लगाया,
बाकी जो जजेस के हालात थे, साकिब निसार के हालात थे एक लंबी तवील लिस्ट है। जज अरशद मलिक को आप दोनों ने मिलकर ब्लैकमेल किया, आपने भी किया। नहीं बात सुने, वो फिर कौन कहते थे कि ये जज को सिद्दीकी साहब को बदल दे तो वरना हमारी 2 साल शौकत सिद्दीकी साहब, ये बात जनरल फैज साहब को उन्होंने कोट किया था। फैज कौन थे जो इनको लेकर आए? जनरल फैज कौन थे जो जहाजों में बिठा के इनकी बुजदार साहब की हुकूमत बनाई? जनरल फैज कौन थे जो इनको वफाक में 2018 में लेकर आए? जनरल फैज कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी और सारे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया? इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। सर आप दोनों खुद भी तो जिम्मेदारी लें ना, आप दोनों खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरों पे डाल के निकलते। सुने, हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी के साथ साइन किया था, हमने जनरल मुशर्रफ से जान छुड़ाई थी। पाकिस्तान देखें, आपको जमहूरी तौर पर मुझे वोट आउट करना है, मुझे वोटों के जरिए वोट आउट कर दे, 100 बिस्मिल्लाह। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, हम मेजॉरिटी में, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। फिर ये एक तसलसल जारी रहता है तो शायद आज डॉक्टर साहब को इन चीज़ों को डिफेंड ना करना पड़ता, या इस तरह शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। नंबर 2 बात ये है कि हमने कभी भी एज ए गवर्नमेंट आपको आपके मामलात में कभी आपने इद्दत का केस किया, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं भी माओ बहने बेटियां वाला इद्दत का केस इन्होंने नहीं किया, आप लोगों ने किया। गंदा केस, अभी उनका केस था। मरियम नवाज के खिलाफ जो इन्होंने बातें की, कैप्टन सफदर साहब को लेकर, कलसूम नवाज साहबा की बीमारी के ऊपर जो घटिया पॉलिटिक्स पीटीआई ने की, वो तहरीक का हिस्सा है मलिक साहब, उसको आप नहीं मिटा सकते। लेकिन हमने लीडरशिप से, नवाज शरीफ साहब के मुंह से आपने आज तक किसी बेटी के बारे में या किसी खवातीन के बारे में कभी भी उन्होंने गलत रिमार्क्स नहीं दिए इन मामलात में। मेरी बात यह है कि हम भी बेटियों वाले हैं, इज्जत तकद्दुस सबका सियासत में एहतराम होना चाहिए। गालिम गलोच का कल्चर आप करते हैं, आपको साफी पसंद नहीं आए, आप ट्विटर पे सोशल मीडिया हैंडल्स के बहुत गंदी कैंपेन चलाई, मां बहने कर देते हैं, बहुत गंदी आपकी माएं बहने बाकियों की के खास तौर पर जो फीमेल एंकर्स थी उनको टारगेट किया गया। मुझे बताएं मलिक साहब, ये चीजें किसने रखी, इसकी बुनियाद किसने रखी? मैं बता देता हूं, आप शेरनी ने रखी। नहीं मैं बताता हूं, 1 मिनट लूंगा और मैं ज्यादा नहीं। 9 मई का वाकया मैंने तो नहीं कराया कि आपको खुदा के लिए ये इन चीजों का डॉक्टर साहब आप लोग इस चीज को कंडेम करें। आप एक लास्ट मिनट कंडेम करता हूं, वाकई ना बेनजीर किसी की बेटी थी, ना नुसरत भुट्टो किसी की मां थी। उनके साथ जो हुआ शायद वो ठीक हुआ था, और जिस बंदे ने वो किया था वो आज भी है और वो आज भी कर रहा है। और आज पीटीआई की हर औरत, हर बेटी, हर मां के साथ हो रहा है, हर मां के साथ हो रहा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब के इलाके में जो एक खातून थी जिन्होंने उनको हराया, उनके साथ देखिए क्या हुआ है। क्या वो किसी की मां नहीं है? क्या हुआ है? देखिए बात ये चीज है, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। ये सारे जो गलाजत है पॉलिटिक्स में, इसकी बेसिक वजह एक है और उसको हमें एड्रेस करना है। यहां पे अगर मैं इनको कंप्लेन करूं, ये रहेगा तब कब तक? जब तक पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं आ जाते। क्यों? जब भी आप इलेक्शन मैनिपुलेट करें, इन्होंने फैज हमीद की बात की, मैं आपको बता देता हूं, अगस्त 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना ना, उससे पहले तो नहीं बना था। फरवरी 2019, सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर जनरल फैज और जनरल बाजवा जाके इन्हीं लोगों से मिलके कहते हैं, और ये मौलाना फजलुर रहमान ने कंफर्म किया, ये बिलावल भुट्टो ने कंफर्म किया, ये ख्वाजा आसिफ ने कंफर्म किया कि उन्होंने कहा कि हम मिलके इमरान खान को हटाते। 6 महीनों में आपने कहना शुरू कर दिया। अगर आप मुझे लेकर आए, बस 6 महीने बाद मेरे खिलाफ सारा शुरू हो गया। देखें, इमरान खान को हटाने के 2018 का जो इलेक्शन था, मैं आपको बताता हूं, उसमें जो धांधली हुई है, उसमें जो आरटीएस बैठा है, वो इमरान खान के खिलाफ बैठा था। इमरान खान के जो कराची में 14 सीट्स कैसे मिली थी आपको? इमरान खान कराची में 14 सीट, इस दफा 22-25 सीटें थी, वो हटा दिए। जैसे 14 सीट पिछली दफा 2018 में आपको मिली थी, मैं आपको दोबारा बता दूं, इनके इत्तेहादियों को भी इस दफा 17 वैसे मिली है। सर जी मेरी बात सुनो, दोनों सही नहीं थी, दोनों सही नहीं थी। मेरी बात सुने, मैं आपको
बता रहा हूं, हमारी सिंपल मेजॉरिटी होनी थी, उसको कम करके बैलेंस ऑफ पावर दो चीजों को दिया, एक एमक्यूएम को और दूसरा बाप पार्टी को, उनको बैलेंस ऑफ पावर दिया ताकि किसी वक्त भी हम ये निकाल सके। ब्रेक करीब आ गई है जी। आबिद शेरा जी साहब, हुमायूं अहमद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो बजट, पाकिस्तान की इकॉनमी आजकल सबसे सरफहरिस्त एजेंडा है, लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे निकले इससे बाहर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की ईरानियन सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है और ये 5-6 दिन वो गुजार के कल सुबह वापस पहुंचे थे। आज वो दोबारा ईरान के अंदर मौजूद हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हैं या क्लेम्स हैं कह लें, अभी उसके ऊपर ऑफिशियल सोर्सेज से या ऑफिशियल चैनल से तस्दीक होना बाकी है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान से कोई आला शख्सियत जिसकी फील्ड मार्शल की तरफ इशारा है कि वो मुमकिन तौर पर दोबारा ईरान जा सकते हैं और ईरान अमेरिका मुआहदे के ड्राफ्ट के ऊपर रजामंदी के इम्कानात मौजूद हैं। इसीलिए इब्तदाई तौर पर मोहसिन नकवी साहब गए हैं और अगर ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन हो जाता है या इस पर इत्तफाक़ राय हो जाता है, साइन तो बाद में ही होगा, पहले तो दोनों साइड्स इत्तफाक़ करेंगी, जब टैक्स एक्सचेंज होगा तो फिर हज के फ़ौरन बाद इसके ऊपर इस्लामाबाद में सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा और इस्लामाबाद टॉक्स के उस नतीजे में मुआहदा हो सकता है। ये अभी क्लेम्स हैं, इसकी ऑफिशियल चैनल से तस्दीक होना बाकी है, लेकिन अल्लाह करे हो जाए, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। SM मारूफ बिज़नेस लीडर हमारे साथ हैं। SM तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। सर, लो ग्रोथ है पाकिस्तान में, हाई इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी 25 अरब डॉलर है, 57 अरब डॉलर के हम इंपोर्ट्स करके बैठे हुए हैं, मुश्किल सूरत हाल है, कैसे निकले बजट सर के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यही इशू है जिस पे हम आपकी फेडरेशन हर वक्त हम कंटिन्यूसली शोर भी मचा रहे हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है तो इंडस्ट्री को रीजनली कॉम्पिटिटिव करना है। हम बिल्कुल आसान और सिंपल बातें कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेट तो बात कर ही नहीं रहे। उसको रीजनली कॉम्पिटिटिव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे रीजन में, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में, वियतनाम में इंटरेस्ट रेट क्या है, बिजली का रेट क्या है और टैक्सेशन का क्या सिस्टम है। हमने उसको इतना एबनॉर्मली हाई कर दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडस्ट्री की वायबिलिटी खत्म हो गई है। जब इंडस्ट्री में कमाई नहीं होती तो लोग पैसे इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, पैसे बैंक में रख देते हैं और फिर बैंक इंटरेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अब 2024 तक बैंकों में 24। सर, कौन से ऐसे इकदाम करें बजट से कि ये जो एक ग्रूव के अंदर हम फंस गए हुए हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल रहे। हम 30 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स में पिछले 7-8 साल से फंसे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, FDI हमारे यहाँ आ ही नहीं रही है, तो इससे बाहर कैसे निकले? तजावीज़ आपकी क्या है? जी, मैं पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट सुनिएगा। 2024 में 24 ट्रिलियन रुपए बैंक में पड़ा हुआ था, आज 37 ट्रिलियन रुपीस डिपॉजिट हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और डिपॉजिट बढ़ रहा है, तो ये सारे साइन हुआ है जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही और लोगों की कमाई खत्म हो गई है। अब आप इंतजामात की बात कर रहे हैं, 64% टैक्सेस हैं जो आपने सुपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहले फिक्स टैक्स रिजीम में रखा हुआ था, उसको निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके चले गए। तो हम ये कहते हैं वो टर्नओवर पे जो 1% टैक्स था वो लगाए, जो पहले चल रही थी इंडस्ट्री और ग्रोथ दे रही थी और रिकॉर्ड सामने आ रहा था। जब उसको आपने चेंज किया तो वो भी बंद हो गई। इसी तरह से जो बिजली थी, जो बिजली आपकी 6-7 सेंट की बिजली थी वो 17 पे चली गई। 17 सेंट से अब हमने कम करके 12.5 सेंट कर दिया। पर स्टिल रीजन में अगर 6-7 सेंट की बिजली है तो 12 सेंट की बिजली होगी, तो इस तरह से इंडस्ट्री नहीं चल सकती, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। मार्कअप रीजन में 5% 4% मार्कअप है, हमने अभी 11-11.5% कर दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से हम अपनी कॉस्ट का बर्डन बढ़ा देंगे तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडस्ट्री की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, हम बढ़ाने की बात करें, इंडस्ट्री बंद हो गई हमारे मुल्क में। सर, कितनी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हुई हैं? देखिए, अगर आप पिछले 3 साल का लगाएंगे तो कुछ 150 के करीब तो टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। और उससे पहले जो है एक टर्फ स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी जिसमें कोई $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी।
टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी $19.5 बिलियन की थी, और एप्टमा कहती थी कि हम इसको 27-28 बिलियन पे चले जाएंगे। तो जब ये सारी कॉस्टों को चेंज किया तो वो बंद होकर, और टेक्सटाइल काफी तेजी से बंद हो गई। तो वो जो नई इंडस्ट्री लगी हुई थी, जो नई लगी थी ब्रांड न्यू, वो भी क्राइसिस में चली गई। अब करें क्या सर, बजट में ऐसा क्या करें कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपकी कुछ $19 अरब थी आज से 3 साल पहले टर्फ की स्कीम के बाद। अब हम $19 अरब के करीब भी नहीं जा रहे। एग्जैक्टली अब हम जो उस वक्त हम कर रहे थे, और 19 के बाद मैंने आपको बताया कि हम 26 से 28 पे जा रहे थे, क्योंकि $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई थी। अब सिंपल आप जो इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेस हैं उसको तो कम करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। 64% टैक्स पे काम नहीं चल सकता। सुपर टैक्स लगा दिए, सुपर टैक्स आपने लगाया था 1 साल का बोल के 4 साल का चार्ज कर लिया। जिस तरह से ये टैक्स कलेक्ट किया गया है, जिस तरह से एक हैरेसमेंट क्रिएट की गई, जिस तरह से लिया, तो लोग बहुत परेशान है। अकाउंट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, अकाउंट फ्रीज करके पैसे निकाले गए। तो इस तरह से लोग डिसहार्टेड हो गए हैं। इस वक्त तो वक्त है, आप देखिए ना दुनिया में क्या हो रहा है। ये वक्त है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बूस्ट करें, हम जो भी सिस्टम गलत है उसको ठीक कर दें। तो सिस्टम, सिंपल सी बातें हैं कि टैक्स सिस्टम को ठीक करें, बिजली को ठीक करें, रीजनली कॉम्पिटिटिव करें। हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, कोई इंडस्ट्री कोई सब्सिडी नहीं मांग रही, हम कह रहे हैं रीजनली कॉम्पिटिटिव करें ना। अगर आपके मुल्क में आईपीपी में अगर कोई फ्रॉड हो गया है या कोई वहां पर चोरी हुई है, तो इंडस्ट्री का क्या ताल्लुक है? ये लोगों का क्या ताल्लुक है? जो लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, जैसे फैक्ट्री बंद होती है तो लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं तेजी से, तो उसको रेस्क्यू करें। तनवीर साहब, जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और आपकी जो हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, टेक होम इनकम्स नीचे चली गई हैं और ग्रोथ रेट आपका 2.5 से 3.5% के दरमियान है पिछले 3 साल का। तो हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ऐड कर रहे हैं लेबर मार्केट के अंदर और कुछ नहीं ऐड कर रहे। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारी बेहतरी वाला सफ़र कैसे शुरू होगा। आपने SIFC बना ली, इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आई। BOI को हमने कहा ये काम नहीं कर रहा है, इसको मर्ज कर देते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे ये लोगों को खबर मिले कि हाँ इससे बेहतरी हो रही है? बेहतरी तो नहीं हो रही है। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ जी, बिल्कुल बेहतरी नहीं हो रही है। मगर अभी जो हालात बन गए हैं दुनिया में, आप देखें ना, इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ा पॉजिटिव जगह दिखाऊं, एक पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हुई। इस जंग के बाद हमारी इज्जत बढ़ी। इसमें जो हमारा रोल है इस वक्त ईरान और US वॉर के अंदर, हमारी रिस्पेक्ट हो रही है। जो दुबई का हाल हो गया है, जो पाकिस्तान से पैसा जा रहा था, पता नहीं आता है कि नहीं आता, बट एटलीस्ट जाना तो रुकेगा। जब वो पैसा जाना रुकेगा तो हमारे मुल्क में ही लगेगा ना। मगर अगर मुल्क में हम इस वक्त, मैं आपको आगे आता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करें, उस पर इतने हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस हैं। 236C, 236K। एक आदमी करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदता है, करोड़ रुपए का उस पर घर बनाता था और 25-30 लाख रुपए कमाता था, उस पर 38 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया। अब इतना हाई टैक्स लगाएंगे तो कैसे चलेगा? और वो टैक्स भी जो है वो, उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एडवांस टैक्स है। IMF से हमने बात क्यों ना, हमारा क्या ताल्लुक है? हमारे से तो बात करें, टैक्स कैसे आएगा मुल्क की किटी में? तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बिजनेस बंद हो गया। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इसके साथ 80 इंडस्ट्री है। कोई फर्नीचर बनाने वाली है, कोई शीशा बनाने वाली है, तो कोई लाइट बनाने वाली है, कोई सीमेंट है, कोई, तो वो 80 इंडस्ट्री की हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो भी बंद हो गई। तो अब अगर ये पैसा दुबई नहीं जा रहा तो मुल्क में आएगा। अगर मुल्क में आएगा, हम खुदा के वास्ते फौरी तौर पे इस बजट में 236 के खत्म करें। एक 7E लिखा हुआ था, वो 7E तो कोर्ट ने खत्म कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड न्यूज। साथ ही कराची में जो कमर्शियल प्लाजाज की कंस्ट्रक्शन थी वो भी कोर्ट ने खत्म कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बनने शुरू हो जाएंगे, उसकी इजाजत मिल गई है। अब साथ ही अगर ये टैक्सेस खत्म कर दें, एडवांस टैक्सेस, तो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसके साथ जो बाकी इंडस्ट्री है वो चल जाएगी, तो काम शुरू हो जाएगा। SM तनवीर साहब, सीनियर रहनुमा CCII से, मारूफ बिजनेस लीडर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।